हेलो 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 एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, हेलो और गुड इवनिंग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना प्लेनेट में। और आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि हम शाम को मिल रहे हैं, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज हम पढ़ेंगे। और वॉइस चेक भी साथ में कर रहा हूं मैं कि भाई आवाज सही है या नहीं है। तो आपको 2 बार आवाज सुनाई दे रही होगी। खैर, हैप्पी रिपब्लिक डे गाइज। और कौन कौन जुड़ चुका है भाई? गुड इवनिंग नम्रता, हेलो पायल, हेलो शिवानी, हेलो हेलो हेलो। और जैसे ही सब लोग जुड़ते हैं भाई, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज बहुत ज्यादा लेट लतीफी हम नहीं करेंगे। चलिए, ऑलमोस्ट सब लोग जुड़ चुके हैं और आज की क्लास को दोस्तों हम सीधे शुरू जो है वो करने वाले हैं। गुड इवनिंग बीना, गुड इवनिंग। चलिए भाई, आज की क्लास को दोस्तों यहाँ पर सीधे जो है वो हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आज की हमारी ये जो क्लास है, आपने टाइटल देख ही लिया होगा दोस्तों। हमारा जो है ये लेक्चर नंबर 10 चल रहा है एमपी के अंतर्गत, और हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का गठन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का गठन ये हमारा जो है ये आज का टॉपिक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये एक क्लास का टॉपिक नहीं है दोस्तों। इसमें हम जो है वो लगभग लगभग जो है 2 या फिर जरूरत पड़ने पर 3 क्लासेस भी जो है वो खर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यहां से ना हमेशा से जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है जहां से हमेशा आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहां पर अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए, जैसे ही सब लोग जुड़ते हैं भाई, आज की इस क्लास को सीधे गति देते हुए आगे बढ़ाएंगे हम। और आज का हमारा टॉपिक जो है ये है मध्य प्रदेश का गठन, और लेक्चर नंबर 10 पर हम पहुंच गए हैं। चलिए, और ये जो पूरी की पूरी यात्रा हम देखने वाले हैं दोस्तों, ये देखने वाले हैं 1700 दोस्तों 40 से लेकर 2026 तक दोस्तों मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, ये हम देखने वाले हैं। ओके। हेलो चंचल, हेलो हेलो हेलो। चले भाई, अब सब कुछ जो है वो चालू हमारा होने की स्थिति में आ गया है, सब लोग जुड़ भी चुके हैं। चलिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश का गठन जो है, इस टॉपिक को हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारा ये जो एमपी है, ये आज जो हमें इस स्वरूप में दिखाई देता है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। हमेशा से भाई हमारा जो एमपी है दोस्तों, वो ऐसा नहीं था। एमपी का गठन जो है, अगर इसे हमें पढ़ना है तो हमें एक पूरे सीक्वेंस में इसे पढ़ना पड़ेगा। और देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश का गठन पढ़ना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश का गठन जो है वो हम दोस्तों 4 अलग अलग टाइमलाइन में पढ़ेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश का गठन अगर आपको पढ़ना है तो इसे हम 4 अलग अलग टाइमलाइन में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं आजादी से पूर्व की स्थिति। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे आजादी से पहले। ओके, तो आजादी से पहले एमपी की क्या स्थिति थी, ये हम देखने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों हम यहां पर देखने वाले हैं आजादी के बाद क्या स्थिति थी। तो आजादी के बाद की स्थिति जो है वो हम देखने वाले हैं। देखिए, आजादी से पहले की अगर मैं बात करूं, आजादी के बाद दोस्तों, देखिए आजादी से पहले की स्थिति की बात करूं तो दोस्तों हम यहां पर 1740 से लेकर जो है वो 1947 तक की स्थिति जो है वो देखने वाले हैं कि इस दौरान हमारा जो एमपी है वो किस स्वरूप में जो है वो देखने को मिलता था। आजादी की बात करें दोस्तों, तो आजादी के बाद 1947 से लेके 1956 तक का एमपी अलग एमपी है, जो भी हमें देखना है। इसके बाद दोस्तों 1946 से लेकर 1956 से लेकर जो है वो सन 2000 तक जो एमपी है वो अलग था। और इसके बाद दोस्तों सन 2000 के बाद से लेकर एमपी में जो भी अमूल चूक परिवर्तन हुए हैं वो भी हमें जो है वो यहां पर देखने हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये पूरी की पूरी जो टाइमलाइन है हमारी, वो कुछ इस प्रकार से चलने वाली है। देखिए, हम कुछ इस प्रकार से दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन जो है वो आज देखेंगे। और आज की ये जो क्लास है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक क्लास में इतना सब कुछ पढ़ा पाना जो है वो संभव नहीं है।
तो आज हमारी ये जो क्लास होने वाली है वो केवल और केवल 1740 से 1947 तक होगी। आज की इस क्लास में हम केवल पहले पॉइंट को दोस्तों यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए भाई, क्या तैयार हो क्लास लगाने के लिए? और भी हमारे साथी लोग शायद अब जुड़ चुके हैं। सब जुड़ गए हैं भाई? चलिए, ऑलमोस्ट। गुड इवनिंग भारती, गुड इवनिंग। चलिए भाई, तो दोस्तों अगर हमें एमपी का गठन पढ़ना है तो आजादी से पहले एमपी की स्थिति को जो है वो हम समझते हैं। और चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। एकदम टाइम टू टाइम हमें चीजों को आज लेकर चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम आजादी के पूर्व की बात करें, आजादी के पूर्व दोस्तों, आजादी के पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति पर थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो हमें वही उसी समय पर ध्यान देना पड़ेगा जिस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे। देखिए, आजादी से पूर्व मध्य प्रदेश के बारे में जो हम इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं वो पढ़ते हैं 19 वैसे तो रियल तरीके से अगर हम बात करें दोस्तों तो 1936 से हम शुरू करते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा पीछे चले जाए तो हमें जो है वो एक बड़ी घटना देखने को मिलती है 1740 में। ओके, हम वहां पर आएंगे भाई, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी यहाँ पर हम एक मैपिंग करते हैं। हम एक यहाँ पर दोस्तों एक एमपी बना रहे हैं और फिर उसकी स्थिति की हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो उस समय आज की तरह हमारा जो है वो मध्य प्रदेश नहीं दिखा करता था। उस समय का जो मध्य प्रदेश हुआ करता था काफी दोस्तों अलग हुआ करता था। आज के मध्य प्रदेश से उसकी आप तुलना जो है वो नहीं कर सकते हैं। ओके, तो उस समय का जो मध्य प्रदेश था वो काफी अलग था और मैं लगभग उसी के जैसा एक मैप आपके लिए बना रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत पहले से ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा मैप छोटा करते हैं भाई। थोड़ा छोटा करते हैं, देन फिर यहां पर सेटल करेंगे चीजों को। ओके, चलिए। तो भाई देखिए, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें दोस्तों तो बहुत पहले जमाने में मध्य प्रदेश का ये वाला जो इलाका है ना, ये पूरा का पूरा इलाका, आज आप इसे छत्तीसगढ़ कहते हो, ये इलाका जो है वो दोस्तों ये कहलाया करता था गोंडवाना। ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये गोंडवाना कहलाया करता था। ओके, चलो इसको भाई अलग कलर से लिखता हूं मैं, ताकि आपको जो है वो बाद में इस पीडीएफ को पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। चलिए, कलर का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा भाई। तो ये जो है दोस्तों ये कहलाया करता था गोंडवाना। ओके, जिसमें पूरा का पूरा आपका छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र भी आया करता था, तो ये गोंडवाना कहलाया करता था दोस्तों। ठीक है, यहां पर दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये ग्वालियर कहलाया करता था और यहां पर दोस्तों सिंधिया लोग जो है वो शासन किया करते थे। सबको ये लगभग बात पता होती है कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है यहाँ पर सिंधिया जो है वो रियासत हुआ करती थी। और इस वाले इलाके पर दोस्तों जो है वो इंदौर इलाका है, ये इंदौर क्षेत्र है ये, जहां पर दोस्तों होलकरों का शासन जो है वो हुआ करता था। ठीक है, उसे भी मैं मेंशन कर देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई इंदौर में दोस्तों होलकर जो है यह शासन किया करते थे। वहीं दोस्तों ग्वालियर में जो है वो सिंधिया शासन किया करते थे। इसके अलावा दोस्तों और अगर हम बात करें तो यहां पर हमें देखने को मिलती है भोपाल, एक रियासत हमें भोपाल देखने को मिलती है, जहां पर जो है वो बेगमों का शासन जो है वो हुआ करता था। तो यहाँ पर बेगम शासन किया करती थी। इसके अलावा और भी जो क्षेत्र थे वो थे, जैसे यहाँ पर विंध्य हुआ करता था दोस्तों, ये विंध्य प्रदेश हुआ करता था। और विंध्य के नीचे दोस्तों बघेलखंड हुआ करता था, जो भी क्या हुआ करती थी, बघेलखंड बघेलों की रियासत हुआ करती थी। और विंध्य में भी हमें जो है वो अलग अलग राजा जो है वो देखने को मिलते थे। अब देखिए, इसके जस्ट नीचे दोस्तों, इसके जस्ट नीचे जो क्षेत्र हुआ करता था, इसके जस्ट नीचे ये जो टेरिटरी हुआ करती थी ये कहलाया करती थी मराठा। दोस्तों ये मराठाओं का क्षेत्र हुआ करता था। हम बात कब की कर रहे हैं, ये जो बातचीत चल रही है दोस्तों ये 1700 के आसपास की चल रही है। दोस्तों ये 1700 एडी के आसपास का समय जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश का अगर इतिहास समझना है तो बहुत पहले से समझना पड़ेगा। तो बहुत मजा आपको आने वाला है इस पूरी क्लास को लगाने के बाद। फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला, फिर आपको इधर उधर किसी चीज को खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी। ओके, हेलो रितिका, हेलो हेलो हेलो। रितिका का आज बिल्कुल भी मन नहीं था क्लास लगाने का, क्योंकि मैंने जो पोल डाला था
उसमें रितिका ने कहा था कि सर आज क्लास नहीं रखो, पर उसके बावजूद भी रितिका क्लास में आ गई है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी स्थिति है, ये मोटे तौर पे हमें पता था भाई। अब देखो इस समय की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 1700 के समय की अगर मैं आपसे बात करूं, तो इस समय यहां पर दोस्तों मराठाओं के क्षेत्र में जिस व्यक्ति का शासन है उसका नाम है राघोजी। दोस्तों यहां पर राघोजी फर्स्ट जो है वो राजा है, और इन राघोजी फर्स्ट का जो ध्यान है दोस्तों वो कहां पर है, गोंडवाना में है। दोस्तों ये बार 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 गोंडवाना को क्या करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। दोस्तों मराठा बार बार गोंडवाना पर क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, और गोंडवाना वर्सेस मराठा ये बार बार चल रहा है। राघोजी फर्स्ट जो है वो गोंडवाना को जीतना चाहते हैं। और क्या होता है दोस्तों, यहां पर क्या होता है 1740 में दोस्तों, 1740 में जो राघोजी है वो गोंडवाना को मराठा में मिला लेते हैं। किसमें मिला लेते हैं, मराठा क्षेत्र में मिला लेते हैं। तो जो पहली घटना हमें यहां पर देखनी है दोस्तों वो है 1740 एडी। देखिए यहां से ना हमें थोड़ा एक एमपी के बनने का आसार जो है वो नजर आता है। हालांकि अभी मध्य प्रदेश यहाँ पे बना नहीं है, लेकिन एक आसार हमें जो है वो यहां पर बनते हुए दिखाई देगा। 1740 में क्या होता है दोस्तों, 1740 में मराठाओं ने, दोस्तों जो मराठा है वह है, मराठाओं में भी कौन, राघोजी फर्स्ट। और इनके नाम ध्यान में रखना और डेट भी ध्यान में रखना दोस्तों। मराठा राघोजी फर्स्ट गोंडवाना पर जो है वो कब्जा कर लेते हैं, या गोंडवाना पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। विजय प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार अब दोस्तों क्या स्थिति बनती है, अब जो गोंडवाना क्षेत्र है दोस्तों, अब जो गोंडवाना क्षेत्र है इस पर अधिकार किसका हो गया है, इस पर दोस्तों मराठाओं का जो है वो अधिकार हो गया है। गोंडवाना क्षेत्र मराठा क्षेत्र में क्या हो जाता है दोस्तों, शामिल जो है वो हो जाता है। तो देखिए यहां से हम जो है वो एमपी की हिस्ट्री पढ़ना शुरू करने वाले हैं, या एमपी का जो है गठन कैसे हुआ ये हम देखने वाले हैं। तो देखिए भाई, आजादी से पहले हम 1700 के आसपास की बात करें तो मध्य प्रदेश में अलग अलग रियासतें हुआ करती थी। ऊपर की तरफ जो है वो ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर शासन किया करते थे। ये सब मराठाओं के सामंत हुआ करते थे। ये सब क्या हुआ करते थे, मराठाओं के ही कृपा पात्र सामंत हुआ करते थे, जिन्होंने यहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया। भोपाल में बेगमों का शासन हुआ करता था। विंध्य बघेलखंड में छोटी छोटी रियासतें थी, और गोंडवाना भी एक मजबूत रियासत उस समय हुआ करती थी, जिस पर निगाहें किसकी थी दोस्तों, जिस पर निगाहें थी किसकी, राघोजी फर्स्ट की। और राघोजी फर्स्ट अल्टीमेटली दोस्तों कब, 1740 में किसे जीत लेते हैं दोस्तों, गोंडवाना को जीत लेते हैं। और इस प्रकार 1740 में मराठा क्षेत्र के अंदर क्या आ जाता है, मराठाओं के अंदर आ जाता है भाई आपका क्या, गोंडवाना क्षेत्र। तो दोस्तों गोंडवाना क्षेत्र किसके अंदर आ गया है, मराठाओं के क्षेत्र के अंदर आ गया है। क्या इतनी बातें क्लियर है भाई? चलें आगे चलते हैं, अब आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात सुनना दोस्तों, अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वो क्या है, अगली महत्वपूर्ण ये घटना है दोस्तों कि 1818 में, अगली जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो होती है दोस्तों 1818 में। और 1818 में दोस्तों अंग्रेज और मराठाओं के बीच में, क्योंकि देखिए अंग्रेज भारत में कब्जा अपना कर ही रहे हैं, और अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है वो मराठा है। तो अंग्रेज और मराठाओं के बीच में दोस्तों आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो चल रहा होता है। एंग्लो मराठा वॉर हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों 1818 में मराठा और अंग्रेजों के बीच में दोस्तों आंग्ल मराठा का जो तीसरा युद्ध है, जिसको हम कहते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। दोस्तों मराठा और अंग्रेजों के बीच में 3 बार लड़ाइयां हुई है, और उसमें से जो तीसरी लड़ाई है वो निर्णायक लड़ाई रहती है। ये ऐसी निर्णायक लड़ाई है दोस्तों जिसमें अंग्रेज मराठाओं को हरा देते हैं। तो आंग्ल मराठा युद्ध 1818 चल रहा होता है दोस्तों। और इस युद्ध के दौरान क्या होता है, इस युद्ध के दौरान दोस्तों अंग्रेज दोस्तों मराठा शक्ति को पराजित कर देते हैं। दोस्तों अंग्रेज मराठा शक्ति को
क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। लेकिन अंग्रेज जो है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली तरीके से, या ये कह लो आप कि बहुत ही कूटनीतिक डिप्लोमेसी तरीके से शासन किया करते थे। तो अंग्रेज क्या करते हैं, मराठा शक्ति को पराजित करते हैं। लेकिन अंग्रेजों की एक अच्छी आदत ये थी कि अंग्रेज जो है वो किसी भी क्षेत्र को जीतने के बाद सीधे उसमें कब्जा नहीं किया करते थे। अब आप उनकी अच्छी बात कह लो या फिर भारत के लिए बड़ी नुकसानदायक बात कह लो, क्योंकि ये बिल्कुल दीमक की तरह भारत को खाना चाहते थे। तो अंग्रेजों ने मराठाओं को हरा तो दिया दोस्तों, लेकिन अंग्रेजों ने मराठाओं के क्षेत्र को एकदम से छीना नहीं। अंग्रेजों ने मराठाओं को हराने के बाद दोस्तों मराठाओं को संधि के लिए क्या किया, मजबूर किया। दोस्तों अंग्रेजों ने मराठाओं को संधि के लिए क्या किया, मजबूर किया। कहा कि अगर तुम्हें जो है हमारे साथ शासन करना है या अपनी इज्जत जान बचानी है तो क्या करना पड़ेगा, संधि करनी पड़ेगी। किसके साथ संधि करनी पड़ेगी आपको दोस्तों, किसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शासन किया करती थी। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, मजबूर किया मराठाओं को। और फिर क्या हुआ दोस्तों, परिणाम स्वरूप क्या हुई, परिणाम स्वरूप संधि हुई। और उस संधि में क्या हुआ दोस्तों, परिणाम स्वरूप नर्मदा और सागर क्षेत्र, नर्मदा और सागर क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों अंग्रेजों की जो एंट्री है वो कहां पर हो गई, मध्य भारत में, या कह लो हमारे एमपी में हो गई। अभी तक पूरा का पूरा जो लड़ाई का मामला चला करता था वो हमारे देसी रियासतों और देसी जो खानदान है, राज खानदान है, उनके बीच में हुआ करता था। लेकिन 1818 के एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार के कारण अंग्रेजों ने इन पर दबाव बनाया, और अंग्रेजों ने दबाव बनाकर मध्य प्रदेश का वो इलाका जो इन्होंने गोंडवाना से जीता था, मराठाओं ने गोंडवाना का जो इलाका अपने कब्जे में कर लिया था, अंग्रेजों ने वो उनसे ले लिया। और उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, नर्मदा और सागर क्षेत्र कहा जाता था। हालांकि अंग्रेज जो है वो इसे अलग नाम से पुकारा करते थे। अंग्रेजों का जो प्रोनाउंसिएशन था वो अच्छा नहीं था, तो अंग्रेज जो है वो इस क्षेत्र को जो है वो कहा करते थे, नर्मदा को नर्मुदा कहा करते थे। दोस्तों नर्मदा को क्या कहा करते थे, नर्मुदा, और सागर को सागोर कहा करते थे। तो अब देखिए, अब दोस्तों ये जो मैं आपको क्षेत्र बना रहा हूं, ये जो क्षेत्र है ये हो गया नर्मदा क्षेत्र। ठीक है, नर्मदा को मैं अगर नर बुदा कह दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज इसे नर्मदा कहते थे। और दूसरा दोस्तों जो सागर क्षेत्र है उसे अंग्रेज जो है वो सागोर कहा करते थे, सागोर। तो इस प्रकार एमपी का नर्मदा और सागोर किसके पास चला जाता है, ये चला जाता है अंग्रेजों के पास। इसमें किसका कंट्रोल हो गया है, अंग्रेजों का जो है वो कंट्रोल हो गया है। हालांकि मराठा अभी भी जो है वो शासन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पूरा क्षेत्र है जिसको आज आप छत्तीसगढ़ कहते हो, ये नर्मदा सागर टेरिटरी में ही जो है वो उस समय तत्काल में आया करता था। ओके, तो 1818 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने नर्मदा और सागर क्षेत्र जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। फिलहाल एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। हमने 1700 में कुछ इस प्रकार की स्थिति देखी थी। राघोजी जो प्रथम है, राघोजी प्रथम के साथ यहां पर जो है वो चीजें चल रही थी। एंड देन राघोजी प्रथम ने तमाम चीजें कर ली। उसके बाद क्या हुआ, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज मराठा शक्ति को हरा देते हैं। इस समय मराठाओं का प्रमुख कौन था, इस समय जो मराठा प्रमुख हारा वो कौन था, तो इस समय दोस्तों मराठाओं का प्रमुख जो था वो था अप्पाजी। कौन था, अप्पाजी भोसले। तो अंग्रेजों ने किसको हराया था दोस्तों, अप्पाजी भोसले को हराया था। और अप्पाजी भोसले को हराकर उन्होंने सागर और नर्मदा क्षेत्र जो है वो इन मराठाओं से अपने पास जो है वो लेकर रख लिया था। जल्दी से देखिए एक बार, यहां तक चीजें देख लीजिए, क्योंकि पूरा एक सीक्वेंस है, पूरी एक यात्रा जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। जल्दी से एक बार इतना देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। बड़े इत्मीनान से हमें चीजों को देखना है। तो पहली जो आपको ईयर याद रखना है वो है 1740। उसके बाद दोस्तों अगला याद रखना है आपको क्या,
1818। ठीक है भाई, जल्दी से देखिए और कमेंट में कौन क्या कह रहा है भाई, जरा देख लें। चलिए, अब दोस्तों देखिए, अंग्रेजों के पास नर्मदा और सागर क्षेत्र आ गया है। इस प्रकार अगर हम बात करें इस समय की, तो अभी अंग्रेजों के पास केवल और केवल क्या है, सागर नर्मदा क्षेत्र है। देखिए, मैं फिर से एक एमपी का जो है वो यहां पर मैप बना रहा हूं और हम ईयर के साथ उसको थोड़ा सा देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम एमपी की बात करें तो हालांकि उस समय का जो एमपी है वो यहां से काफी नीचे तक हुआ करता था। वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर एड ऑन जो है वो करने वाला हूं। चलिए, तो देखिए, इस प्रकार जो एमपी हुआ करता था, इस एमपी में दोस्तों यहां पर अभी किसका शासन है, ये है दोस्तों ग्वालियर। ये दोस्तों है ग्वालियर, और ग्वालियर में सिंधियाओं का शासन है। ये है दोस्तों इंदौर वाला क्षेत्र जहां पर होलकरों का शासन है। ये है दोस्तों भोपाल क्षेत्र जहां पर बेगमों का शासन है। इसके अलावा ये विंध्य है जहां पर विंध्य लोग शासन कर रहे हैं, मतलब विंध्य प्रदेश में आपको अलग अलग राजा देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा ये बघेलखंड वाला इलाका है, और इस बघेलखंड इलाका में भी बघेला डायनेस्टी जो है वो शासन कर रही। ठीक है। इंदौर में हो गए आपके होलकर। तो अभी इन पर अंग्रेजों का कोई कंट्रोल नहीं। भोपाल में भी अंग्रेजों का कोई कंट्रोल नहीं। एंड देन ग्वालियर में भी सिंधिया जो है वो अपने हिसाब से अभी क्या कर रहे हैं दोस्तों, शासन जो है वो कर रहे हैं। तो अभी कोई कंट्रोल नहीं है अंग्रेजों के पास, केवल और केवल दोस्तों यहां पर क्या है, नर्मदा, नर्मदा और सागर क्षेत्र है। ये जो नर्मदा और सागर क्षेत्र है, ये केवल और केवल किसके पास है दोस्तों, ये है अंग्रेजों के पास। ये अंग्रेजों के पास है, अभी ये स्थिति है। तो अंग्रेजों के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो ये जो आपको पूरा का पूरा ऐसा अभी क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र दोस्तों ये अंग्रेजों के पास है। जो मैंने इस तरीके से बनाया है, ये अंग्रेजों के पास है। और ये बात कब की चल रही है, ये बात चल रही है 1818 तक। अब यहां पर देखिए इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये व्यवस्था जो है वो 1818 से लेकर लगभग लगभग 1800, लगभग 1800 जो है 53 तक दोस्तों चलती है, या ये कह लो 1854 तक। इस तरीके की स्थिति जो है वो आपको देखने को मिलती है कहां पर, एमपी में। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना होती है। और 1853 में, 1853 में दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा एक नीति लाई जाती है जिसे हम कहते हैं हड़प नीति। दोस्तों अंग्रेज 1853 में, और खासतौर पे अगर मैं अंग्रेज की बारे में बात करूं तो डलहौजी के द्वारा दोस्तों, जो एक अंग्रेज था, अंग्रेज गवर्नर डलहौजी, दोस्तों डलहौजी के द्वारा जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति जो है वो प्रस्तुत की जाती है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। और ये हड़प नीति के द्वारा अंग्रेजों ने एक नियम जो है वो भारत में जो है वो लागू कर दिया। ये हड़प नीति ने दोस्तों भारत में एक कानून लागू कर दिया कि जो दत्तक पुत्र है, दत्तक पुत्र को वास्तविक पुत्र का दर्जा नहीं दिया जाएगा।
इस डलहौजी की हड़प नीति में यह कानून आया कि दत्तक पुत्र को वास्तविक पुत्र का दर्जा नहीं मिलेगा। इसका यह मतलब है दोस्तों कि अगर कोई राजा या अगर कोई ऐसी रियासत है जहां का राजा जो है वो मर चुका है या वहां का राजा जो है वो निसंतान है, और अगर उसने किसी किसी दूसरे के बेटे को एडॉप्ट कर लिया है, तो उसे रियल पुत्र के भांति अगला राजा नहीं माना जाएगा। जबकि हमारे यहाँ का कानून क्या कहता था दोस्तों? हमारे यहाँ का जो हिंदू कानून है वो ये कहा करता था कि अगर किसी दत्तक पुत्र जो है या किसी पुत्र को दत्तक बना लिया जाए, एडॉप्टेड जो सन रहेगा उसे रियल सन के बराबर का ही दर्जा मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा थी, इसलिए राजा जो है वो निसंतान होता था तो वह किसी को गोद ले लेता था और वही अगला राजा बन जाया करता था। लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं भाई, हम ऐसा हम नहीं मानते है। अगर आप निसंतान हो और अगर आप गोद ले लेते हो तो हम उसे जो है वो आपका रियल सन नहीं मानेंगे। और नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं मानेंगे तो ये होगा कि जो भी निसंतान शासक होंगे, जो भी निसंतान शासक होंगे के क्षेत्र को किसमें मान लिया जाएगा? अंग्रेजों के क्षेत्र में मिला लिया जाएगा। अंग्रेजी क्षेत्र में मिलाया जाएगा, ये उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। ये उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। कब दे दिया? 1853 में जो है वो डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लाई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जो भी राजा जो है वो निसंतान होगा, वो दत्तक पुत्र अगर ले भी लेता है तो हम उसे वास्तविक जो पुत्र है उसका दर्जा नहीं देने वाले। और दोस्तों इस कानून ने जो है वो बहुत बड़ी हलचल मचा दी। हलचल इसलिए मचा दी क्योंकि उस समय के जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे वो जो है वो निसंतान थे। क्या थे दोस्तों? निसंतान। और इस हड़प नीति के कारण दोस्तों काफी सारे जो राजा हैं, राजघराने हैं, उन पर संकट आ गया। हड़प नीति के कारण दोस्तों एक बहुत बड़ा जो संकट है वो पैदा हो गया। और हड़प नीति के कारण जो है अलग अलग राजाओं ने, जैसे सतारा का राजा हो गया दोस्तों, झांसी हो गया, या फिर हम सीधे बात कर लें कि जो मराठा हो गए, पेशवा हो गए, ठीक है, ये सब जो है वो क्या हो गए? एकजुट हो गए। ये सभी के सभी दोस्तों एकजुट हो गए, क्योंकि हड़प नीति के द्वारा जो है वो इन सबको बहुत बड़ा खतरा जो है वो महसूस होने लगा था। और फलस्वरूप क्या हुआ दोस्तों? फलस्वरूप ये हुआ 1857 की क्रांति जो है वो होने लगी। क्या हुई? 1857 की क्रांति जो है उसके बीज जो है वो इसी हड़प नीति ने जो है वो तय कर दिए, क्योंकि अब हर राजा जो है वो अपने अपने राज्य को बचाने का यहां पर प्रयास जो है वो करने लगेगा। थोड़ा सा मैं बैक जा रहा हूं, इस मैप को, स्लाइड को अच्छे से देख लो, फिर हम आगे के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक पूरी कहानी है इसमें। जल्दी से देखिए फिर हम आगे चलते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार की स्थिति हुई है, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं अपन फिर आगे बढ़ेंगे। आजादी के पूर्व मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी स्थिति हुआ करती थी। मराठा और गोंडवाना की लड़ाई चल रही थी और मराठा राजा राघोजी प्रथम 1740 में गोंडवाना पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रकार गोंडवाना क्षेत्र जो है वो मराठाओं में शामिल हो जाता है। लेकिन 1818 में आंग्ल मराठा युद्ध के कारण अंग्रेज मराठा को हरा देते हैं और मराठा को संधि करने के लिए मजबूर करते हैं। और उस संधि के फलस्वरूप नर्मदा और सागर क्षेत्र की जो टेरिटरी है, जिसको अंग्रेज नर्मदा और सागौर कहते थे, वो अंग्रेजों के पास आ जाती है। और ये व्यवस्था 1818 से 1854 तक चलती रहती है। 1853 में अंग्रेज हड़प नीति ले आते हैं, डलहौजी, जिसमें वह दत्तक पुत्र को वास्तविक पुत्र के अधिकार देने की बात जो है वो मना कर देते हैं। कहते हैं कि हम अधिकार नहीं देंगे और इसके कारण अलग अलग राज्य जो हैं वो समस्या में आ जाते हैं। इसमें एक नागपुर भी शामिल था। और फलस्वरूप क्या होता है? 1857 की क्रांति जो है इसके जो है वो आसार हमें दिखने लगते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि हड़प नीति के कारण अंग्रेजों ने जो क्या किया, हड़प नीति के कारण दोस्तों अंग्रेजों ने नागपुर
और विदर्भ को, नागपुर विदर्भ को नर्मदा सागर क्षेत्र में मिला लिया। दोस्तों हड़प नीति के द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया, नागपुर विदर्भ क्षेत्र जो कि किसके पास था, मराठाओं के पास, उसको किसमें मिला दिया, नर्मदा सागर क्षेत्र में मिला दिया। और क्यों मिलाया, क्योंकि दोस्तों जो नागपुर विदर्भ के राजा थे जिसका नाम था राघोजी थर्ड, राघोजी थर्ड, ये क्या थे, निसंतान थे भाई, इनका कोई पुत्र नहीं था। और अंग्रेजों ने हड़प नीति का हवाला देकर राघोजी थर्ड, जो पहले वाले थे वो राघोजी फर्स्ट थे, राघोजी थर्ड निसंतान थे, इसलिए अंग्रेजों ने उनका जो नागपुर विदर्भ क्षेत्र है दोस्तों, इसे किसमें मिला लिया, सागर नर्मदा क्षेत्र में जो है वो मिला लिया। और क्या किया इसके अलावा दोस्तों, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इसके फलस्वरूप ये हुआ दोस्तों कि जो ग्वालियर का क्षेत्र है प्लस जो इंदौर का क्षेत्र है दोस्तों, प्लस जो भोपाल का क्षेत्र है दोस्तों, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, साथ ही साथ दोस्तों विंध्य और बघेलखंड, मतलब मध्य प्रदेश की जितनी भी रियासत हुआ करती थी, इन सभी रियासतों को अंग्रेजों ने डरा दिया कि जब मराठा हमारे सामने नहीं टिक पाए तो तुम तो खैर उनके फिर नौकर चाकर थे, सामंत थे, तो ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, विंध्य और बघेलखंड, इन्हें भी दोस्तों जो है वो अंग्रेजों ने इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो अपने क्षेत्र में मिलाया। या ये कह लो आप सरल भाषा में कि इन्हें अंग्रेजों ने दोस्तों क्या कर लिया, संधि करने के लिए मजबूर किया, अंग्रेजों ने इन्हें समझौते के लिए मजबूर किया। और समझौते के लिए मजबूर किया मतलब इन सभी को क्या बना लिया, प्रिंसली स्टेट बना लिया दोस्तों, क्या बना लिया, प्रिंसली स्टेट बना लिया। इसका ये मतलब है कि ये जो ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, विंध्य और बघेलखंड है, ये देखने में तुम्हें रियासत की तरह दिखेंगे, लेकिन ये अंग्रेजों के कहे अनुसार क्या करेंगे, शासन करेंगे। मतलब अंग्रेज जो है वो इनडायरेक्टली इन पर रूल जो है वो करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, अप्रत्यक्ष रूप से शासन जो है वो करने वाले हैं। देखिए 1853 की हड़प नीति के कारण अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, नागपुर और विदर्भ को नर्मदा क्षेत्र में मिलाया, क्योंकि राघोजी थर्ड जो है वो निसंतान थे, और सतारा, झांसी, मराठा, नागपुर जो है वो एकजुट हो गए, जो आगे चलकर 1857 की क्रांति का बिगुल बजाएंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप यहां पर देखें तो ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, विंध्य और बघेलखंड, ये अंग्रेजों ने इन्हें अपने समझौते के लिए तैयार किया और इन सबको क्या बना लिया, प्रिंसली स्टेट बना लिया। इसका ये मतलब है कि ये जो सारे के सारे क्षेत्र हैं ये अब अंग्रेजों के अंडर में रहेंगे। यहां पर इनका राजा रहेगा, लेकिन वो राजा जो है वो कोई भी बड़ा काम करने से पहले अंग्रेजों की जो है वो परमिशन लेगा, वहां का बजट अंग्रेज तय करेंगे, देन सारे जो अधिकार रहेंगे, प्रमुख अधिकार, वो किसके पास रहेंगे, अंग्रेजों के पास रहेंगे। और इस प्रकार अगर हम देखें दोस्तों, तो देखिए 1857, दोस्तों 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ी घटना थी। तो 1857 की क्रांति के पहले क्या स्थिति थी वो देख लेते हैं, और 1857 की क्रांति के बाद क्या स्थिति हुई वो देख लेते हैं। देखिए 1857 की क्रांति के पहले तक, 1857 की क्रांति के पहले तक और फिर 1857 की क्रांति के बाद में क्या स्थिति यहां पर अंग्रेजों की थी वो हमें देखना है। देखिए पहले तक की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने डरा धमकाकर जो है वो बहुत सारे रियासतों को प्रिंसली स्टेट बना लिया और नागपुर विदर्भ को नर्मदा सागर क्षेत्र में जोड़ लिया। अब देखो फिर से एक मैप मैं आपके लिए बना रहा हूं।
चलिए, तो दोस्तों देखिए, उस समय के अगर हम इस एमपी की बात करें, थोड़ा सा छोटा करता हूं इस मैप को मैं, तो क्या हुआ था जरा उसे ध्यान से समझिएगा। क्या हुआ था, देखिए कुछ इस तरीके का मैप हुआ करता था, और इस मैप में अगर हम देखें तो यहां पर दोस्तों किसका शासन हुआ करता था, यहां पर था ग्वालियर। ये है ग्वालियर दोस्तों। यहां पर था इंदौर। यहां पर था दोस्तों क्या, भोपाल। ये जो क्षेत्र हुआ करता था ये कहलाया करता था विंध्य। और ये जो क्षेत्र कहलाया करता था ये कहलाया करता था बघेलखंड। और जितना भी आप येलो कलर से देख पा रहे हैं, जितना भी आप येलो कलर से देख रहे हैं, ये सारा का सारा अंग्रेजों के द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रित क्षेत्र हुआ करता था। ये अप्रत्यक्ष तौर पर शासन क्षेत्र था किसका, अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने इन सभी को क्या बना लिया था, प्रिंसली स्टेट जो है वो बना लिया था। और ये जो मैं ग्रीन कलर से यहां पर बना रहा हूं दोस्तों, एंड देन मैं ये जो ग्रीन कलर से यहां पर ऐसा एक क्षेत्र बना रहा हूं, ये हुआ करता था दोस्तों क्या, नर्मदा सागर क्षेत्र। और इस नर्मदा सागर क्षेत्र में अब दोस्तों विदर्भ भी जो है वो जुड़ चुका है। और इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन जो है वो हुआ करता था। तो 1857 से पहले मध्य भारत में कुछ ये स्टैंड जो है वो हुआ करता था किसका, अंग्रेजों का। ये हम किसकी स्थिति देख रहे हैं, ये हम स्थिति देख रहे हैं भाई अंग्रेजों की, कि अंग्रेजों का क्या स्टैंड हुआ करता था। ठीक है, 1857 के पहले क्या हुआ करता था और 1857 के बाद हम क्या देख रहे हैं, अंग्रेजों की स्थिति देख रहे हैं। अभी मैं पूरा रिवीजन आपका करवा दूंगा, और मैं आपको कह रहा हूं इस तरीके से अगर आपने एक बार मध्य प्रदेश का गठन पढ़ लिया तो फिर आपको किसी किताब को खंगालने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। बस एक बार थोड़ा सा रिवीजन जरूर कर लो। जल्दी से मैं आपके सामने पुरानी स्लाइड्स खोल रहा हूं, एंड देन प्लीज उसका एक बार जो है वो रिवीजन कर लो, या सिनॉप्सिस जो है वो अपने उसमें बना लो। जल्दी से देखो भाई, हमने यहां से चीजें शुरू की थी, ये स्थिति थी हमारी पहली, देन फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, एक बार पूरा रिवीजन मैं करवा देता हूं, उसकी आप चिंता मत करो। बस एक सेकंड भाई, जरा पानी पी लें। तब तक यार आप लोग ये बताओ कि यहां तक की चीजें जो है वो समझ में आई या नहीं आई। और क्या आपने इस तरीके से कभी मध्य प्रदेश का गठन पढ़ा है क्या? क्या आपने इसके पहले कभी इतनी डिटेल में भाई, इतने गहराई से मध्य प्रदेश का गठन पढ़ा है, तो बताओ। आस्था को समझ में आने लगा भाई, और संस्कार भी आ चुका है। चलो देखो, हमने कुछ इस तरीके से हमारी क्लास शुरू की थी। मध्य प्रदेश का गठन हम कुछ इस तरीके से देखेंगे, आजादी के पहले, फिर आजादी के बाद, फिर 56 से 2000 और 2000 के बाद। आजादी से पहले हमें 1740 से लेकर 1947 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी पहले वो समझना है। देन फिर 1947 से 56, फिर 56 से 2000 और 2000 के बाद। ठीक है, क्योंकि सन 2000 में क्या हुआ था दोस्तों, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। तो छत्तीसगढ़ के गठन के बाद तो कुछ इस तरीके से हमें जो है वो देखना है। आज की पढ़ाई हमारी 1740 से लेकर 1947 तक रहेगी। देखो, आजादी के पहले मध्य प्रदेश में अलग अलग रियासतें हुआ करती थी। मराठा क्षेत्र पर जो है वो राघोजी फर्स्ट शासन किया करते थे, जो बार बार गुणवाना और उनके बीच में जो है वो आक्रमण हुआ करते थे। मराठा पावरफुल थे, मराठाओं का जो है मन था गुणवाना जीतने का।
और राघोजी 1740 में जो है वो गोंडवाना को हरा लेते हैं और इस प्रकार गोंडवाना जो है वो मराठा क्षेत्र में शामिल हो जाता है। जब ये बात अंग्रेजों को पता चलती है तो अंग्रेजों को लगता है कि मराठा अब बहुत बड़ी शक्ति बन रहे हैं और इतनी बड़ी शक्ति बन रहे हैं कि आगे चलकर मराठा और अंग्रेजों का जो है वो युद्ध होना ही होना है। तो फिर अंग्रेज जो है वो मराठाओं के साथ युद्ध करना शुरू कर देते हैं और पहला एंग्लो मराठा युद्ध होता है, दूसरा होता है एंड देन 1818 में तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज मराठाओं को हरा देते हैं और जो है वो संधि करने के लिए मजबूर करते हैं। और इस दौरान अप्पाजी भोसले जो है वो अंग्रेजों को नर्मदा और सागौर क्षेत्र जो है वो किसको दे देते हैं, अंग्रेजों को दे देते हैं। और अप्पाजी भोसले को क्या मिल जाता है, जो नागपुर विदर्भ वाला क्षेत्र है वो इन्हीं के पास रहता है। तो जो नागपुर विदर्भ है वो अभी किसके पास है, वो अप्पाजी के पास है। ठीक है, अप्पाजी भोसले के पास क्या बचता है, नागपुर और विदर्भ जो है वो शेष बचता है, ये शेष बचता है। और जो सागर नर्मदा क्षेत्र है वो कौन ले लेते हैं, अंग्रेज ले लेते हैं। और अंग्रेजों की यही खास बात थी कि अंग्रेज थोड़ा सा ले लेते थे और बाकी रहने देते थे, एक बार में पूरा नहीं लेते थे। तो अंग्रेजों ने कुछ इस तरीके से काम किया, मतलब ये जो क्षेत्र हुआ करता था नागपुर और विदर्भ वाला, ये जो नागपुर विदर्भ क्षेत्र है ये किसके पास हुआ करता था, मराठाओं के पास ही ये उन्होंने रहने दिया। देन आगे क्या होता है दोस्तों, 1854 तक इस प्रकार की स्थिति बढ़िया चलती रहती है और आगे चलकर 1853 में हड़प नीति डलहौजी के द्वारा लाई जाती है। डलहौजी कहते हैं कि अगर कोई राजा निसंतान है तो उसका राज्य अंग्रेजों को जो है वो दे दिया जाएगा या अंग्रेज उस क्षेत्र को ले लेंगे, मतलब एडॉप्टेड सन को रियल सन के बराबर के राइट्स अंग्रेज नहीं देने वाले। और हड़प नीति के कारण क्या होता है 1854 में, कब 1854 में, 1854 में अंग्रेज क्या करते हैं भाई, अंग्रेज नागपुर विदर्भ क्षेत्र को सागर नर्मदा क्षेत्र में मिलाकर ले लेते हैं। और उस समय राघोजी थर्ड जो है वो निसंतान हुआ करते हैं, तो अंग्रेज वो जो नागपुर विदर्भ क्षेत्र उन्होंने छोड़ा था अप्पा जी के पास वो उससे ले लेते हैं। और बाकी जो क्षेत्र होते हैं जैसे कि ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, विंध्य और बघेलखंड, इन्हें कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास मौका है, बेहतर है कि तुम युद्ध ना करो वरना सब छीन लेंगे हम तुमसे। इससे बेहतर है कि क्या बन जाओ, प्रिंसली स्टेट बन जाओ, मतलब शासन वासन करते रहो अपना, लेकिन हमें अपना काम करने दो। मतलब इनकी टेरिटरी के अंदर अंग्रेज जो है वो अपना काम करेंगे, ये बस नाम मात्र के राजा होंगे। एक तरफ ये जो सारे के सारे राज्य हैं ये 1857 की क्रांति के लिए जो है वो एकत्रित हो रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि अब हमें क्रांति करनी पड़ेगी, लेकिन अभी क्रांति हुई नहीं है। 1857 की क्रांति से पहले तक कुछ इस प्रकार की स्थिति सेंट्रल इंडिया में बन रही थी। ये जो ग्वालियर, विंध्य, बघेलखंड, भोपाल, इंदौर वाला क्षेत्र है ये भी अंग्रेजों के पास आ गया था लेकिन इनडायरेक्टली, और सागर नर्मदा विदर्भ क्षेत्र अंग्रेजों के पास डायरेक्टली अवेलेबल था। इस प्रकार अंग्रेजों ने जो है वो इस पूरे के पूरे मध्य भारत में इस प्रकार कंट्रोल कर लिया था कि कुछ क्षेत्र वो डायरेक्टली मैनेज किया करते थे, रूल किया करते थे, एंड देन कुछ जो क्षेत्र है उसको उन्होंने इनडायरेक्टली क्या बना रखा था, प्रिंसली स्टेट बना रखा था। और बड़ी बड़ी रियासतें जो है वो उसके अंतर्गत आया करती थी भाई। ये स्थिति हुआ करती थी 1857 की क्रांति से पहले। और अगर मैं बात करूं इसमें तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहां पर अप्रत्यक्ष शासन करने के लिए एक रेजिमेंट बना दी थी। यहां पर उन्होंने रेजिमेंट बनाई और इस रेजिमेंट का जो प्रमुख था वो था हैमिल्टन। तो जब आप एमपी की हिस्ट्री पढ़ते हो तो बार बार इस हैमिल्टन का नाम जो है वो आपको देखने को मिलता है। मतलब यहां पर एक अंग्रेज हुआ करता था जो कि रेजिमेंट को संभाला करता था जिसका नाम था हैमिल्टन, और हैमिल्टन इन क्षेत्रों को संभाला करता था और यहां पर तो अंग्रेज सीधे शासन किया करते थे। और अंग्रेजों ने इस अप्रत्यक्ष शासन वाले क्षेत्र को मैनेज करने के लिए है ना, यहां पर एक एजेंसी भी बना ली थी जिसे कहा जाता था सेंट्रल, इसे क्या कहा जाता था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी इसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी जो है ये अंग्रेजों ने यहां पर बना ली थी। याद रखना भैया, ये दो बातें याद रखना। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को जो है मैनेज करने के लिए क्या किया, इस क्षेत्र को मैनेज करने के लिए अंग्रेजों ने दो काम किए। पहला तो काम ये किया भाई कि यहां पर
अप्रत्यक्ष शासन स्थापित कर दिया और यहां पर एक रेजिमेंट बना दिया, और उस रेजिमेंट का प्रमुख किसे बना दिया? हैमिल्टन को। और दूसरा, यहां पर एक क्या बना दी? एक एजेंसी बना दी, और उसी एजेंसी के अंदर रेजिमेंट बनाई थी जिसका नाम क्या था? सेंट्रल इंडिया एजेंसी। और इस प्रकार यहां पर अंग्रेज जो है वो 1857 के पहले तक शासन किया करते थे। अब क्या हुआ? 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद, या ये मैं सीधे तौर पे तुम्हें कहूं तो 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। क्योंकि अंग्रेजों को समझ में आ गया भाई, अंग्रेजों ने को समझ में आ गया कि अगर हम नहीं संभले तो हम इतना मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये बात कहां तक पहुंच गई? लंदन तक पहुंच गई। 1857 तक कौन शासन किया करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बात वहां तक पहुंच गई लंदन तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी से हो गई है एक बहुत बड़ी गड़बड़ी, और उसके फलस्वरूप इंडिया में हो गई है बहुत बड़ी क्रांति। अगर ये क्रांति जो है वो थोड़ी सी और बड़ी होती या मिलजुल कर ली जाती, अगर इसमें एक लीडर हो जाता या और हमारे पास रिसोर्सेज होते, सब लोग साथ दे देते, तो अंग्रेज वहीं खत्म हो जाते। ये बात जब लंदन तक पहुंची तो भाई क्या हुआ? अंग्रेजों ने जो है वो अब लीपापोती करना जो है वो शुरू किया। ठीक है, अंग्रेजों ने लीपापोती करना शुरू किया, और दोस्तों आगे चलकर 1 नवंबर 1858 को रानी की घोषणा हुई, और रानी की घोषणा में रानी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका लाइसेंस रद्द कर देंगे, और भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी, क्योंकि अब इसे नहीं बन रहा है काम संभालते। अब सीधे कौन शासन संभालेगा? अब ब्रिटेन की जो महारानी है वो सीधे यहां पर शासन जो है वो संभालेगी। ठीक है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रमुख हुआ करता था वो गवर्नर जनरल कहलाता था। अब रानी ने कहा कि नहीं, अब भारत का जो प्रमुख होगा वो गवर्नर जनरल नहीं कहलाएगा, वो वायसराय जो है वो कहलाएगा। और इस प्रकार रानी की घोषणा हो गई, और रानी की घोषणा के बाद अंग्रेजों ने जो है वो क्या किया? अपनी इमेज को सुधारने के लिए, अपनी इमेज को सुधारने के लिए भाई अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों? 2 नवंबर 1861 को, अंग्रेजों ने दोस्तों कब? 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया। किसका गठन किया? मध्य प्रांत का गठन किया, जिसे हम सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं हम इसे। तो पहली बार सेंट्रल प्रोविंस शब्द जो है वो कब आया है? 2 नवंबर 1861 में आया है। अंग्रेजों ने कहा भैया अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी शोषण नहीं करेगी, अब रानी सीधे शासन चलाएगी, ब्रिटेन की महारानी। और 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत मतलब कि सेंट्रल प्रोविंस जो है वो घोषित कर दिया गया। और इस सेंट्रल प्रोविंस में कहा गया कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, चाहे वो कैसा हो, प्रिंसली स्टेट हो, चाहे वो डायरेक्ट स्टेट हो, इसे कमिश्नरी क्षेत्र में बदला जाएगा। इसे कमिश्नरी क्षेत्र में बदल दिया जाएगा। मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो क्षेत्र है उसे किस में बदला जाएगा? कमिश्नरी क्षेत्र में बदला जाएगा। और कमिश्नरी क्षेत्र क्या क्या होंगे? तो उन्होंने कहा भैया पहला कमिश्नरी क्षेत्र जो है वो कहलाएगा महाकौशल। पहला कमिश्नरी क्षेत्र महाकौशल रहेगा। दूसरा रहेगा दोस्तों कौन सा? नर्मदा क्षेत्र, जिसमें सागर नर्मदा सब आता है। तीसरा रहेगा छत्तीसगढ़। तीसरा क्षेत्र क्या रहने वाला है? छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो है वो रहने वाला है। एक मिनट भाई, कौन क्या कह रहा है कमेंट में? ओके, सबको समझ में तो आ रहा है भाई, सबको समझ में आ रहा है, बढ़िया बढ़िया। और इसके अलावा ये जो नागपुर क्षेत्र है, चौथा रहेगा नागपुर विदर्भ क्षेत्र। क्या रहेगा? नागपुर और विदर्भ। अच्छा, कमिश्नरी क्षेत्र का क्या मतलब होता है? कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब होता है कि अब सीधे जो प्रशासन है वो पुलिस संभालेगी। मतलब अगर आपने फिर से कोई क्रांति करने की कोशिश की तो पुलिस जो है वो
जिस पे पुलिस को शक होगा पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाल देगी। और कमिश्नरी शासन का यह मतलब होता है कि अब सीधे यहां पर जो है वो क्या चलने वाली है, कानूनी व्यवस्था जो है वो पुलिस के इशारों पर चलने वाली है। सीधे पुलिस को खुले अधिकार जो है वो यहां पर रानी ने दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि 1857 की क्रांति इतनी भयानक क्रांति थी कि उससे अंग्रेजों को लग गया डर। अंग्रेजों ने कहा भैया अगर हम नहीं संभले, अगर हमने व्यवस्था नहीं की इन लोगों की, तो ये तो हमारी धज्जियां उखाड़ फेंकेंगे। इसीलिए इस सेंट्रल प्रोविंस में क्या बना दिए गए, कमिश्नरी क्षेत्र जो है वो बना दिए गए। जल्दी से देखो ये स्थिति बनी भैया, ये कुछ स्थिति बनी थी। देखो एमपी का गठन जो है वो मैं इतने डिटेल से क्यों करवा रहा हूं यार, क्योंकि अब एमपी के जो एग्जाम्स है ना उसमें चीजें आ रही है अंदर तक। अब वो दिन गए जब ऊपर ऊपर से पढ़कर जो है वो हमसे सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाया करते थे। कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अब सिंसियर तरीके से पढ़ाई हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, जल्दी से एक बार जो मैंने बताने की आपको कोशिश की है ना यार, बड़े इत्मीनान से इसको देखो और एक बार पढ़ो इसे, साथ में अपना सिनॉप्सिस बनाते हुए चलो। 1857 की क्रांति के पहले क्या स्थिति थी वो हमें देखना है, और 1857 के बाद क्या स्थिति थी वो हमें देखना है। देखो 1857 के पहले क्या स्थिति थी भाई, अंग्रेजों के पास दो क्षेत्र हुआ करते थे। एक जो येलो कलर में बने हैं वो अप्रत्यक्ष शासित क्षेत्र थे, प्रिंसली स्टेट थे। और इसके लिए अंग्रेजों ने CIA मतलब सेंट्रल इंडिया एजेंसी बनाई, और जिसके रेजिमेंट का प्रमुख किसे बना दिया गया, हैमिल्टन को बना दिया। और दूसरा प्रत्यक्ष क्षेत्र हुआ करता था, और जो प्रत्यक्ष क्षेत्र हुआ करते थे, प्रत्यक्ष क्षेत्र में नर्मदा सागर क्षेत्र और विदर्भ क्षेत्र आया करते थे। और देन फिर क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है, और इस 1857 की क्रांति में क्या होता है दोस्तों, इस 1857 की क्रांति में अंग्रेजों जो है उनकी हालत खराब हो जाती है। और फाइनली 1 नवंबर 1858 को रानी की घोषणा होती है, जिसमें रानी जो है वो पूरे भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को कहती है कि भैया तुम अपना बोरिया बस्तर उठाओ और निकलो, क्योंकि अब तुम लोगों से संभल नहीं रही है स्थिति। और फिर 1861 में जो है वो रानी एक चार्टर के द्वारा, एक कानून के द्वारा 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत बनाती है, सेंट्रल प्रोविंस बनाती है। और सेंट्रल प्रोविंस जो है वो कहां पर बनाती है, इस प्रत्यक्ष क्षेत्र में बनाती है ना। ये तो भाई चल ही रहा है, ये जो अप्रत्यक्ष वाला क्षेत्र है ये तो चल ही रहा है। यहाँ पे तो राजा हुआ करते थे ना, जैसे यहां पर कौन हुआ करता था भाई, ग्वालियर में अंग्रेज किसकी मदद से शासन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंधिया है, सिंधिया की मदद से शासन कर रहे हैं। ठीक है, इंदौर में कौन है, तो इंदौर में होलकरों की मदद से शासन कर रहे हैं। भोपाल में कौन है, भोपाल में बेगम लोग हैं, उनकी मदद से शासन कर रहे हैं। विंध्य में भी अलग अलग राजा है, और बघेलखंड में भी अलग अलग राजा है। तो इस तरीके से जो है वो शासन चल रहा है अंग्रेजों का। लेकिन यहां पर ज्यादा क्रांति हो रही थी, क्योंकि यहां पर अंग्रेज सीधे रूल कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने ये जो कमिश्नरी क्षेत्र है वो प्रत्यक्ष शासन वाले क्षेत्र में लागू किए। और इस कमिश्नरी क्षेत्र की जो राजधानी है वो भी अंग्रेजों ने बना दी नागपुर। मतलब अब अंग्रेजों ने क्या किया, इसको पूरा कमिश्नरी क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया। चलो मैं अगली स्लाइड में बताता हूं आपको। अब देखिए भाई 1800, दोस्तों सीधे लिखते हैं 2 नवंबर 1861, चलें 2 नवंबर 1861 में स्थिति, भाई 2 नवंबर 1861 में क्या स्थिति थी अंग्रेजों की, जरा उस पर नजर जो है वो अपन डाल लेते हैं। देखिए आज हमें केवल और केवल 1947 तक की स्थिति जो है वो देखनी, फिर कल बाकी चीजें देखेंगे। तो क्या स्थिति थी भाई, जरा ध्यान से देखना। देखिए कुछ इस प्रकार हुआ करता था एमपी। ये भाई मैं ऐसी रफ तरीके से बना देता हूं,
है ना। इसको बहुत ज्यादा ऐसे सीरियसली मत लेना कि भाई अरे सर ने ऐसा बना दिया। तुम भी जानते हो, अब चूंकि बार बार बनाना होता है तो हम एक ऐसा बना लेते हैं, एक पढ़ने के हिसाब से बनाते हैं, बाकी जज करने के लिए नहीं है ये। तो देखिए भाई, 2 नवंबर 1861 में कुछ इस प्रकार की स्थिति थी अंग्रेजों की कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों, ये जो अंग्रेजों के पास पूरा का पूरा क्षेत्र हुआ करता था, अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया था। इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने क्या बना दिया? कमिश्नरी क्षेत्र जो है वो बना दिया। और इस कमिश्नरी क्षेत्र की जो राजधानी है वो बना दी नागपुर को। इसकी राजधानी किसे बना दी? नागपुर को बना दी। और यहां पर अंग्रेज गवर्नर सीधे शासन किया करता था। और इसमें क्या क्या आया करता था? इसमें आया करता था दोस्तों, अच्छा, और इसका नाम क्या कर दिया? इसका दोस्तों अंग्रेजों ने नाम बदलकर क्या कर दिया है? सेंट्रल प्रोविंस जो है वो, इसका नाम जो है वो अंग्रेजों ने कर दिया। तो अंग्रेजों ने इस पूरे क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सेंट्रल प्रोविंस जो है वो दोस्तों कर दिया है। और इस सेंट्रल प्रोविंस में क्या क्या आया करेगा? इस सेंट्रल प्रोविंस में दोस्तों नर्मदा सागर क्षेत्र जो कि पहले हुआ करता था वो शामिल है। इसके अलावा दोस्तों विदर्भ और नागपुर भी इसी में शामिल है। आज का पूरा छत्तीसगढ़ भी इसी में शामिल है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंस कहलाया करता था, जो कि कमिश्नरी क्षेत्र जो है वो हुआ करता था। ठीक है। और इसके अलावा अंग्रेजों के पास दोस्तों प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। अंग्रेजों के पास क्या थे दोस्तों? प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, मतलब ऐसे राज्य जहां पर दूसरी रियासतें शासन किया करती थी, लेकिन वो सब किसके कंट्रोल में थी? अंग्रेजों के कंट्रोल में थी। जैसे यहां पर हो गए सिंधिया, और ठीक है, ये कौन सी रियासत होगी भाई? सिंधिया नहीं लिखते हम, वहां पर लिखते हैं ग्वालियर रियासत। ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ करती थी? ग्वालियर रियासत हुआ करती थी। तो यहां पर थी दोस्तों ग्वालियर। यहां पर हुआ करती थी विंध्य रियासत। उसी के नीचे हुआ करती थी बघेला रियासत। एंड देन यहां पर उनकी भोपाल रियासत जो पहले से ही बेगमों के कंट्रोल में थी। यहां पर इंदौर वाली होलकर रियासत जो है वो इनके कंट्रोल में हुआ करती थी। और इस प्रकार से अंग्रेजों का काम जो है वो चल रहा था। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, अंग्रेज देखो, अंग्रेज अपने राज्य को और बड़ा करना चाहेंगे, तो अंग्रेजों का ध्यान जो है वो दक्षिण की ओर जाता है। दोस्तों 1861 के बाद अंग्रेज जो है वो दक्षिण की तरफ जो है वो अपने ध्यान को लेकर जाते हैं। अंग्रेज दक्षिण में साम्राज्य विस्तार करते हैं। तो अंग्रेजों का अब मन होता है कि भाई अब साउथ की तरफ जाया जाए। अंग्रेजों ने देख लिया भैया मध्य भारत अपना कंट्रोल हो गया है, इसे सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं, ये सब भी प्रिंसली स्टेट है। अब अंग्रेज दक्षिण में साम्राज्य विस्तार की क्या करते हैं कि योजना बनाते हैं। ठीक है। और अब इस सेंट्रल प्रोविंस की जो बाउंड्रीज है दोस्तों, देखो पहले तो यहां पर मराठाओं का शासन हुआ करता था, मराठा जैसा तो कुछ बचा नहीं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसके जस्ट नीचे सेंट्रल प्रोविंस की जो बाउंड्री है दोस्तों, वो हैदराबाद रियासत से टकराया करती थी। यहां पर क्या हुआ करती थी? हैदराबाद रियासत जो है वो नीचे साउथ में हुआ करती थी। और इस हैदराबाद रियासत में किसका शासन था? निजामों का शासन। किसका शासन था? निजामों का। तो अब अंग्रेजों का जो मन था वो था निजामों से जो है वो क्षेत्र वसूलने का, क्योंकि इनका काम ही था साम्राज्य विस्तार करना। तो ये दक्षिण में जाने की योजना बनाते हैं और दक्षिण में जाकर निजामों से कहते हैं कि भैया तुम हमारे राज्य में मिल जाओ, तुम अंग्रेजों के शरण में आ जाओ। जैसे ग्वालियर, विंध्य, बघेला, भोपाल, इंदौर आए, वैसे तुम्हें भी हम प्रिंसली स्टेट जो है वो बना लेंगे। निजाम मना कर देते। निजाम कहते हैं हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम इनफ पावरफुल हैं। ठीक है। अंग्रेजों को भी पता है कि निजामों को इतनी आसानी से हरा नहीं सकते हैं, निजाम बाकी बहुत पावरफुल थे। तो ये क्या करते हैं, दोस्तों, यहां का एक निजाम रहता है 1903 में। 1903 में अंग्रेज दोस्तों क्या करते हैं? 1903 में अंग्रेज एक
महबूब निजाम रहता है। ठीक है, यहां नहीं लिखते हैं इसको दोस्तों। अंग्रेज क्या करते हैं 1903 में अंग्रेज निजामों से बरार क्षेत्र किराए पर लेते हैं। देखो अब आपको षड्यंत्र यहां पर समझ में आएगा। 1903 में दोस्तों अंग्रेज जो है वो बरार नामक जो क्षेत्र है वो किससे ले लेते हैं? निजामों से किराए पर लेते हैं। उस समय का निजाम कौन था? निजाम था दोस्तों उस समय का जिसका नाम था महबूब। निजाम का नाम क्या है? महबूब। और किराया कितना लेते हैं? किराया देते हैं 25 लाख रुपए, 25 लाख पर ईयर। 1903 में अंग्रेज कहते हैं निजामों से कि आप आपका बरार क्षेत्र हमको किराए पे दे दो, हमको तो अपना काम करना है। अच्छा, ये जो महबूब निजाम है, बस तुम्हें तो पता है पुराने राजघराना के लोग बैठे बैठे खाना चाहते थे। महबूब ने देखा बैठे बैठे 25 लाख रुपए मिलेंगे, और 25 लाख आज के थोड़ी ना, कब के? 1903 के। तो उन्होंने कहा उस समय के 25 लाख। तो महबूब ने कहा ये तो बढ़िया, एक छोटा सा क्षेत्र अंग्रेजों को दे देते हैं, किराया उनसे वसूलते रहेंगे। और फिर क्या, निजाम अपने आप को बड़ा पावरफुल मानते थे। निजामों को लगता था कि हम तो इतने पावरफुल हैं कि अंग्रेज चाहकर भी हमसे नहीं लड़ सकते। तो इसलिए जो महबूब नाम का जो निजाम रहता है वो इस अंग्रेजों को क्या कर देता है? अंग्रेजों को बरार क्षेत्र जो है वो किराए पर दे देता है। कब? 1903 में। और अब अंग्रेजों के पास जो है भाई वो निजाम के द्वारा जो किराए पर दिया गया क्षेत्र है बरार, वो भी आ गया। और फाइनली दोस्तों क्या करते हैं अंग्रेज जो है वो क्या करते हैं? अंग्रेज 1936 में दोस्तों, 1936 में, ठीक है, 24 अक्टूबर 1936 में दोस्तों अंग्रेज तो चालाक थे ही। अंग्रेज निजामों की कमजोरी का फायदा उठाकर, क्योंकि निजाम समय के साथ हो जाते हैं कमजोर, मैं पूरा लिख इसलिए रहा हूं ताकि ये पीपीटी जब आपको मिले तो आपको दिक्कत ना हो। निजामों को तो बड़ा घमंड रहता है कि हम तो सबसे पावरफुल है। पहले मराठा पावरफुल हुआ करते थे, तो निजाम जो है वो बड़ा शांत रहा करते थे। उन्होंने कहा मराठा तो अब रहे नहीं, अब हम ही हैं सबसे पावरफुल, और अंग्रेज तो हमारे सामने झुके हुए हैं क्योंकि वो तो हमसे किराए पे जमीन मांग रहे हैं। ठीक है, तो वो ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। दूसरी तरफ अंग्रेज अपने आप को पावरफुल कर ही रहे थे। तो निजाम की कमजोरी का फायदा उठाकर 24 अक्टूबर 1836 में अंग्रेज बरार पर अधिकार कर लेते हैं। बरार पर क्या कर लेते हैं? अधिकार। उन्होंने कहा किराया, कहां का किराया, कौन सा किराया, कब हुई थी बात? ठीक है, और अब निजामों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अंग्रेजों से किराया मांग सके। तो इस प्रकार बरार, जो कि पहले किसका हुआ करता था? पहले हुआ करता था निजामों का, अब वो किसका हो गया है? अंग्रेजों का। और इस प्रकार दोस्तों अब इस प्रकार अगर अब देखा जाए तो अब अंग्रेजों के पास बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो इस सेंट्रल इंडिया में आ चुका है। इस सेंट्रल इंडिया में अब अंग्रेजों के पास बहुत बड़ा क्षेत्र आ गया है। ये देखो ये क्षेत्र कितना बड़ा है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों के पास आ गया है। इस बड़े से क्षेत्र में अभी तो ये मैंने केवल एमपी और सीजी बनाया है, अब मैं इसमें जोड़ूंगा बाकी क्षेत्र। देखो भाई अंग्रेजों के पास एक तो ये क्षेत्र तो था ही था, ये क्षेत्र तो था ही था। इसके अलावा अंग्रेजों के पास यहां पर ये जो क्षेत्र है अंग्रेजों के पास, ये भी अंग्रेजों के पास मिल गया था। और ऊपर से दोस्तों अंग्रेजों के पास ये क्षेत्र भी आ गया था। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, देखो अब एक एक करके बात कर लेते हैं। यहां पर कौन सी रियासत शासन किया करती थी? ग्वालियर। और ये सब प्रिंसली स्टेट है उनके। यहां से तो अंग्रेजों को बैठे बैठे पैसा मिल जाया करता था। ये ग्वालियर रियासत हो गई। ये कौन सी रियासत हो गई? विंध्य रियासत हो गई। यहां पर कौन सी हो गई? बघेलखंड रियासत हो गई, बघेला रियासत। यहां पर हो गई कौन सी रियासत? भोपाल रियासत। और यहां पर कौन सी रियासत हो गई? इंदौर रियासत।
तो ये अंग्रेजों के प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है, इसको और थोड़ा बोल्ड हम बनाते हैं। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको यहां पे दिख रहा है ग्रीन कलर से, ये क्षेत्र अंग्रेजों ने पहले ही काय में कन्वर्ट कर लिया था, सेंट्रल प्रोविंस में। अंग्रेज इसको क्या कहा करते थे, सेंट्रल प्रोविंस किया कहा करते थे। तो ये था सेंट्रल प्रोविंस। और अब इस सेंट्रल प्रोविंस में क्या शामिल हो जाएगा भाई, इस सेंट्रल प्रोविंस में दोस्तों अब बरार भी शामिल हो गया है। क्या शामिल हो गया है, बरार। ठीक है, अब ध्यान देना जरा यहां पर, इस सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 2 नवंबर 1861 में। और इस बरार की स्थापना कब हुई है, 24 अक्टूबर 1936 में। और इस प्रकार दोस्तों ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये कहलाया सीपी एंड बरार। ये क्या कहलाया दोस्तों, सीपी एंड बरार कहलाया। और यहां की जो राजधानी है, वो तो कमिश्नरी क्षेत्र लागू था ही, तो इसकी राजधानी क्या बन गई, इसकी राजधानी बन गई नागपुर। इसकी राजधानी क्या बन गई, नागपुर बन गई। इस प्रकार दोस्तों अंग्रेजों ने सेंट्रल प्रोविंस और बरार मिलाकर एक राज्य बना दिया, जो क्या कहलाया, ये कहलाया सीपी एंड बरार। और इस प्रकार 1936 में एक हमें राज्य पहली बार मध्य भारत में देखने को मिलता है, सीपी एंड बरार। इसलिए हम कहते हैं कि एमपी बनने से पहले मध्य प्रदेश का जो पुराना नाम हुआ करता था दोस्तों, वो क्या हुआ करता था, सीपी एंड बरार हुआ करता था। और ये सीपी एंड बरार कैसे बना, ये आज आपने सीखा है। जल्दी से एक बार देख लो इसे, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बीच में और भी बहुत सारे घटनाक्रम जो है वो होते हैं, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी थे नहीं। जैसे देखो बीच में अगर हम बात करें यहां पर, तो 1903 में बरार क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गया था। उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, यहां पर 1934 में दोस्तों क्या करते हैं, निमाड़ भी जीत लेते हैं। 1934 में जो निमाड़ क्षेत्र है, निमाड़ को किस में शामिल कर लेते हैं, सेंट्रल प्रोविंस में शामिल कर लेते हैं। इंदौर का जो निमाड़ वाला क्षेत्र है वो 1934 में किस में शामिल हो जाता है, सेंट्रल प्रोविंस में शामिल हो जाता है। इसके पहले और अगर मैं बात करूं तो 1921 में ये जो कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया था, इस कमिश्नरी क्षेत्र को गवर्नरी क्षेत्र में बदल देते हैं। और उसका फिलहाल हमसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, उससे हमारा लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने चर्चा नहीं की। और ये जो सीपीएन बरार है, ये दोस्तों काय में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, ये गवर्नर क्षेत्र जो है वो बना दिया गया था। ये गवर्नरी क्षेत्र जो है वो रहता है। और गवर्नरी क्षेत्र जो है वो कब बना दिया गया था, 1921 में इसे क्या बना दिया गया था, गवर्नरी क्षेत्र। तो ये कमिश्नरी क्षेत्र नहीं रहता है, ये गवर्नरी क्षेत्र रहता है, ताकि यहां की जनता जो है वो अंग्रेजों को बुरा ना समझे। और इस प्रकार ये जो व्यवस्था है दोस्तों, इस प्रकार ये जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है, ये जो व्यवस्था है ये चलती रहती है 1936 से लेकर 1947 तक। आपको यही व्यवस्था देखने को मिलती है। आजादी तक फिर आपको इसी प्रकार की व्यवस्था जो है वो देखने को मिलती है। कहां पर, हमारे यहां मध्य भारत में। चले भाई जल्दी से कमेंट करके बताएं कि यहां तक की पढ़ाई किस किस को बढ़िया समझ में आई है और किसको मजा आया है। क्या इसके पहले कभी आपने इतने डिटेल में मध्य प्रदेश का गठन पढ़ा था क्या? हालांकि मैं एक बार एमपी की हिस्ट्री पढ़ाते समय ये सब पढ़ा चुका हूं, पर आपने ऐसे मुझे नहीं लगता पढ़ा होगा। आप ही लोग बताओ यार, हमने कहां से उठाया देख रहे हो। अभी तो हमें एक एक चीज पढ़ेंगे, अभी तो 55 जिले कैसे बने ये भी हमें देखना है। चलो तुम लोग कमेंट करके बताओ, एंड देन मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। चलिए फिर उसके बाद एक रिवीजन करेंगे। तो देखिए भाई 1900 दोस्तों, अब हम बात करते हैं 1947 के बाद।
देखो 1947 तक ऐसी ही स्थिति रहती है, पर 1947 के बाद क्या होता है थोड़ा समझना। दोस्तों 1947 के बाद क्या हुआ उसे थोड़ा सा समझना। 1947 के बाद, यार ये हम कैसा भी कुछ भी बना देते हैं यार, इसको थोड़ा अच्छा करते हैं। चलिए, तो 1947 के बाद क्या होता है, मतलब आजादी के बाद क्या स्थिति होती है उसको देखते हैं और क्लास को खत्म करते हैं, क्योंकि फिर हम कल के लेक्चर में जो है वो डिटेल में समझेंगे आजादी के बाद क्या हुआ। ठीक है। बढ़िया, संस्कार को तो मजा आ रही है। बाकी लोग भी बताओ यार, तुम लोग मेहनत को ऐसे जस्टिफाई मत करने का मौका दिया करो, है ना। थोड़ा सा लिख दोगे तो कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। पर अगर तुम्हें दिख रहा है कि 26 जनवरी को छुट्टी रह सकती थी, फिर अगर अपन ऐसे पढ़ रहे हैं तो 4 शब्द लिखने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। कोई थंब भेज रहा है, कोई 100 लिख रहा है, अरे तबीयत से लिख के भेजो। चलो, अभी तुम्हें समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर ये जो काम कर रहा हूँ ये क्या क्या हो रहा है, अभी तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है। ये है सीपी एंड बरार। ओके, ये है सीपी एंड बरार। एंड देन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी भोपाल रियासत। ये है बघेलखंड रियासत। ये है ऊपर वाली विंध्य रियासत। ये क्या है, ग्वालियर रियासत। और यहां पर है इंदौर रियासत। देखो भाई, जब हम आजाद हो गए दोस्तों, 1947 में जब हम आजाद हो गए तो भारत को 4 भागों में बांटा गया। भारत के 4 भाग जो है वो कर दिए गए प्रशासनिक तौर पर। भारत को 4 भागों में बांटा गया था, ए, बी, सी और डी। जैसे आज भारत को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था, बिल्कुल उसी तरीके से आजादी जब हमें मिली थी तो हमने तुरंत में सरकार चलाने के लिए, या तुरंत में ये कह लो प्रशासन के लिए, भारत को 4 भागों में बांट दिया था। भारत में जो भी बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी दोस्तों, भारत में जो भी बड़ी रियासतें हुआ करती थी वो सारी की सारी बड़ी रियासतें भारत के भाग 1 में शामिल कर दी गई। जो बड़ी रियासतें हुआ करती थी जहां पर प्रत्यक्ष शासन था, अंग्रेज जहां पर सीधे शासन किया करते थे, जो प्रत्यक्ष क्षेत्र हुआ करते थे अंग्रेजों के द्वारा, वो जो है वो किसमें शामिल कर दिए गए, भाग 1 में। ऐसे ही दोस्तों जो इससे छोटी रियासतें हुआ करती थी, या ये कह लो कि जहां पर अंग्रेजों अंग्रेजों के जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, अंग्रेजों के जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, या जो बड़ी रियासतें हुआ करती थी जहां पर राजा महाराजा शासन किया करते थे, उन्हें पार्ट बी में रखा गया। दोस्तों इसके अलावा पार्ट सी बनाया गया। पार्ट सी में जो है, पार्ट सी में भी प्रिंसली स्टेट रखे गए, लेकिन कौन से प्रिंसली स्टेट, जो कि छोटे हुआ करते थे, जो छोटे प्रिंसली स्टेट थे उन्हें पार्ट सी में रखा गया। और केवल एक, जिसका नाम था अंडमान निकोबार, दोस्तों उसे पार्ट डी में रखा गया। तो जो अंडमान निकोबार है उसे रखा गया था पूरे भारत में। मैं यहां एमपी की नहीं, भारत की बात कर रहा हूं। तो जब हमें आजादी मिली तो भारत में जो अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल वाला एरिया था उसे पार्ट ए में रख दिया गया। जैसे कि इस पूरे भाग में सीपीएन बरार पर अंग्रेजों का सीधे कंट्रोल था, तो इसे काय पे रखा गया होगा, इसे रखा गया होगा पार्ट ए में। तो दोस्तों इसे बना दिया गया पार्ट ए। जो
प्रिंसली स्टेट में बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। बड़ी रियासतें मतलब कौन कौन सी? जैसे कि अगर हम बात करें, ये आपका क्या, ग्वालियर। अब मैं इसको भाई रेड कलर से बता रहा हूं। जैसे ग्वालियर एक बड़ी रियासत है। इसके अलावा दोस्तों इंदौर जो है वो एक बड़ी रियासत है। तो ये जो वाला जो क्षेत्र है ये बना दिया गया पार्ट बी। इसे किस में रखा गया? पार्ट बी में रखा गया। और ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है कौन सा? विंध्य, बघेलखंड और भोपाल, इसे रखा गया दोस्तों किसमें? पार्ट सी में। किसमें रखा गया? पार्ट सी में। बस एक बात का ध्यान रखना कि ये जो विंध्य है, विंध्य को पहले पार्ट बी में रखा गया था। विंध्य को पहले किस में रखा गया था? पार्ट बी में। और फिर बाद में किस में कर दिया गया? पार्ट सी में। तो जब हमें आजादी मिली तो मध्य प्रदेश के अंदर पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी हुआ करते थे। सीपी एंड बरार को पार्ट ए में रखा गया। इंदौर और ग्वालियर को पार्ट बी में रखा गया और इसका नाम जो है वो मध्य प्रांत रख दिया गया। इसे क्या कहा गया? मध्य प्रांत, या इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर कहा गया। हम कल बहुत डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। और विंध्य, बघेल और भोपाल को किस में रखा गया? पार्ट सी में। ठीक है। और विंध्य को पहले पार्ट बी में डाल दिया गया था बड़ी रियासत समझ के, लेकिन फिर इसे निकालकर किस में डाल दिया गया? सी में, जिसकी चर्चा हम किस में करेंगे? अगले लेक्चर में करने वाले हैं। ये थी भाई आज की हमारी पढ़ाई। कौन क्या कह रहा है भाई? बीना को बढ़िया समझ में आ रहा है, भारती को भी आ गया। हाँ यार, मैं वही तो कहता हूं तुम्हें कि जब तक तुम अपने एक्सप्रेशंस मुझ तक नहीं पहुंचाओगे ना, तो मुझे भी कैसे मोटिवेशन मिलेगा? थोड़ा समझा करो कि अपनी क्लास जो है वो ऑनलाइन क्लास है, एंड देन ऑनलाइन क्लास में कुछ चीजें अब दिखाई तो देता नहीं है, तो जब तक आप लिखकर नहीं भेजोगे कैसे समझ में आएगा? ठीक है। शिवम बहुत बढ़िया भाई, पायल, नीलू, नम्रता, वही ना यार कि तुम लोग जब तक एक्सप्रेशन अपने नहीं भेजोगे, जब तक तुम एक्सप्रेशन नहीं भेजोगे मुझे कैसे समझ में आएगा? और देखो, कभी अपने आप को एक कमरे में बंद करना, मोबाइल का कैमरा चालू करना और बात करके देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन पढ़ाना कैसा होता है। बस कुछ मत करना, कैमरा उल्टा, फ्रंट कैमरा मत करना ऑन, बैक कैमरा ऑन करके रख देना, एंड देन बात करके देखना उसे कैसा लगता है। बस ऐसे ही लगता है ऑनलाइन पढ़ाने में। तो इसीलिए थोड़ा बोलकर बताया करो, इसलिए बताया करो कि क्या तुम्हें लग रहा है। और डरा मत करो, बेधड़क लिखा करो, बिल्कुल आराम से लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। चलें तो एक बार पूरा रिवीजन करते हैं, देन फिर कल की क्लास में आगे की चीजों को पढ़ेंगे। और ये ना तुम्हें बुक्स में इतना डिटेल में नहीं मिलने वाला। चलो जल्दी से देखो हमने क्या क्या देखा, फिर कल आगे की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे दोस्तों मध्य प्रदेश के गठन की, और हम मध्य प्रदेश के गठन को 4 तरीके से देखेंगे। आजादी के पहले मतलब 1740 से 1947, फिर दूसरा आजादी के बाद 1947 से 56, फिर तीसरा 56 से 2000, और 2000 के बाद छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, इसलिए 2000 के बाद। फिर हमने देखा कि दोस्तों आजादी के पहले की क्या स्थिति थी वो हमने देखा। एंड देन सबसे पहले हमने देखा भाई कि आजादी के पहले इस प्रकार की रियासतें हुआ करती थी एमपी में। ऊपर ग्वालियर सिंधियाओं के पास था, इंदौर होलकरों के पास था, भोपाल बेगमों के पास था, विंध्य बघेलखंड में भी रियासतें हुआ करती थी, गोंडवाना बहुत बड़ी रियासत थी उस जमाने की, और नीचे वाला क्षेत्र मराठा का क्षेत्र कहलाया करता था, जहां पर रघोजी प्रथम नाम के मराठा शासक जो है वो शासन किया करते थे। मराठा गोंडवाना के बीच में लड़ाई चला करती थी, और 1740 में गोंडवाना और मराठा के युद्ध में गोंडवाना हार जाते हैं और राघोजी प्रथम गोंडवाना पर अपना कब्जा कर लेते हैं, और इस प्रकार गोंडवाना मराठाओं के अंदर जो है वो आ जाता है। फिर अब जब ये बात अंग्रेजों को पता चलती है दोस्तों, तो अंग्रेजों को समझ में आता है कि यार अब मराठा ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, आगे चलकर ये मराठा हमें परेशान करेंगे, और पहले से ही अंग्रेज मराठाओं को सबसे बड़ी चुनौती समझते थे। तो एंग्लो मराठा युद्ध जो है, एंग्लो मराठा युद्ध वो पहले से चल रहे थे। 1818 में एंग्लो मराठा युद्ध तीसरी बार होता है, जिसमें अंग्रेज मराठाओं को हराते हैं और संधि करने के लिए मजबूर करते हैं। और मराठा भी क्या करते, मराठा का जो प्रमुख था इस क्षेत्र का, नागपुर विदर्भ क्षेत्र का प्रमुख अप्पाजी भोसले, है ना, नागपुर में जैसे होलकर इंदौर में थे, ग्वालियर में सिंधिया थे, ऐसे ही नागपुर में कौन थे, भोसले लोग। तो भोसले, अप्पाजी भोसले जो है वो नागपुर विदर्भ के हुआ करते थे। वो संधि कर लेते हैं अंग्रेजों के साथ
और अंग्रेज उनसे नर्मदा और सागौर, अंग्रेज उसको कहते थे नर्मदा और सागौर, हम उसको नर्मदा सागर कहते हैं, ये क्षेत्र अंग्रेज उनसे ले लेते हैं और जो नागपुर और विदर्भ है वो भोंसले लोगों के पास रहने देते हैं। इस प्रकार 1818 से लेकर 1854 तक मध्य प्रदेश में कुछ इस प्रकार की स्थिति थी। ग्वालियर में सिंधिया लोग थे, इंदौर में होलकर लोग थे, भोपाल में बेगमें थी, विंध्य बघेलखंड था और नर्मदा सागर क्षेत्र अंग्रेजों के पास आ गया था। 1853 में क्या होता है, डलहौजी हड़प नीति लेकर आता है जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम कहते हैं, और दत्तक पुत्र को वास्तविक पुत्र का दर्जा नहीं मिलेगा, ये नियम जो है वो डलहौजी जोड़ देता है किसमें, अपने कानून में। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, हड़कंप मच जाता है रियासतों के बीच में, क्योंकि ज्यादातर राजा जो है वो निसंतान रहते हैं। इस हड़प नीति के कारण 1854 में हड़प नीति का हवाला देकर अंग्रेज भोंसले लोगों से नागपुर विदर्भ को जीतकर या छीनकर नर्मदा सागर में मिला लेते हैं। अप्पा जी भोंसले का जो वंशज रहता है, राघोजी भोंसले, वो निसंतान रहता है और इस प्रकार नागपुर विदर्भ भी सागर नर्मदा में जुड़कर अंग्रेजों की टेरिटरी बन जाता है। दूसरी तरफ ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, विंध्य और बघेलखंड अंग्रेजों से डर जाते हैं। अंग्रेज उन्हें कहते हैं कि तुम हमारे साथ संधि समझौता कर लो और क्या बन जाओ, प्रिंसली स्टेट बन जाओ, मतलब अंग्रेज उस पर इनडायरेक्टली शासन करेंगे। फिर क्या होता है, फिर यह होता है कि 1857 के पहले पहले तक अंग्रेज जो है इस क्षेत्र में इनडायरेक्टली और इस क्षेत्र में डायरेक्टली रूल करने लगते हैं। इस क्षेत्र में इनडायरेक्टली रूल करने के लिए सेंट्रल इंडिया एजेंसी अंग्रेज बनाते हैं जिसका प्रमुख हैमिल्टन को बना देते हैं। जब मैं एमपी की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब हैमिल्टन की चर्चा बार बार आएगी। और ये जो क्षेत्र है ये प्रत्यक्ष शासन वाला क्षेत्र कहलाता है, जहां पर कमिश्नरी क्षेत्र जो है वो लागू कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि 1857 की क्रांति हो जाती है और इस 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की हालत खराब हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हम 1857 की क्रांति दोस्तों नहीं जीत पाते हैं, उसके कारण हम कभी और चर्चा करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था उसमें, रियासत वहां पर शामिल नहीं थी, कुछ लोग अंग्रेजों की तरफ हो गए थे, इस वजह से सपोर्ट ना मिल पाने की वजह से हम नहीं जीत पाए। लेकिन अंग्रेज समझ गए कि अगर ये 1857 जैसी क्रांति होती रही तो जो जीता है वो सब खोना पड़ेगा। ये बात कहां तक पहुंच जाती है, लंदन तक, और लंदन की महारानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भगा देती है और रानी की घोषणा के द्वारा रानी जो कि विक्टोरिया है, मतलब एलिजाबेथ है इंग्लैंड की, लंदन की, वो अपने आप को यहाँ का सर्वे सर्वा जो है वो घोषित कर देती है। और 1861 में 2 नवंबर 1861 को क्या करती है, इस वाले क्षेत्र को जो कि ग्रीन कलर से बना है इसे मध्य प्रांत कह देती है, सेंट्रल प्रोविंस का दर्जा दे देती है और इसमें कमिश्नरी क्षेत्र लागू कर देती है। और कमिश्नरी क्षेत्र के लिए 4 कमिश्नरी क्षेत्र बना दिए जाते हैं। ऊपर वाला महाकौशल जिसको आज जबलपुर कहते हो आप, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा विदर्भ और एक क्या हो जाएगा, नर्मदा सागर क्षेत्र। मतलब कुल मिला के पुलिस प्रशासन वहां पर लागू हो जाता है ताकि दोबारा ऐसी क्रांति ना हो। तो इस प्रकार का क्षेत्र बन जाता है। फिर आगे चलकर क्या होता है, अंग्रेज जो है वो 1934 में निमाड़ को भी सेंट्रल प्रोविंस में शामिल कर लेते हैं और ये जो कमिश्नरी क्षेत्र है ना, इसको 1921 में गवर्नरी क्षेत्र में बदल देते हैं। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो भारत सरकार अधिनियम 1919 पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो हम आगे पढ़ लेंगे, वहां पे चर्चा आती है, हालांकि वो यहां से रिलेटेड ज्यादा है नहीं। अब क्या होता है, अंग्रेज देखते हैं कि यार अगर हमें और पैसे कमाना है तो दक्षिण की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी सीमा अब हैदराबाद रियासत से टकराती थी और हैदराबाद अपनी खनिज संपदा के लिए, अपने धन धनाढ्य के लिए जाना जाता था। इन्होंने क्या किया, निजामों से सीधे टक्कर लेने के बजाय निजामों से उनका एक क्षेत्र बरार किराए पे ले लिया। किससे लिया, निजाम हुआ करता था महबूब, किराया हुआ करता था 25 लाख रुपए। महबूब भाई थोड़े अय्याश टाइप के थे, लेजी टाइप के थे, महबूब भाई ने ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, 1936 में निजामों की कमजोरी का फायदा उठा के बरार को किसमें शामिल कर लिया, सेंट्रल प्रोविंस में। और इस प्रकार इस सेंट्रल प्रोविंस और बरार को मिलाकर कह दिया सीपीएन बरार, जिसमें सीपी बना 2 नवंबर 1861 को और बरार बना 24 अक्टूबर 1936 को। ठीक है, ये सब याद रखना, एग्जाम में आता है। और अब ये कमिश्नरी क्षेत्र नहीं है, ये कौन सा क्षेत्र है, गवर्नरी क्षेत्र है, मतलब यहाँ गवर्नर रहेगा। और इस सब की पूरी राजधानी किसे बनाई गई, नागपुर को बनाई गई। और ये व्यवस्था आजादी मिलने तक अंग्रेज चलाते रहे। फिर जब हमें आजादी मिली तो हमने क्या किया, भारत को 4 भागों में बांटा। ठीक है, जो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल वाले क्षेत्र हुआ करते थे उसे पार्ट ए में रखा,
जो बड़े प्रिंसली स्टेट थे उसे पार्ट बी में, जो छोटे प्रिंसली स्टेट थे उसे पार्ट सी में, और अंडमान निकोबार को पार्ट डी में। तो जो सीपीएन बरार था वो पार्ट ए में चला गया। इंदौर और इसको ग्वालियर को मिला के मध्य प्रांत बनाया गया, ठीक है, और या मध्य भारत जिसको हम कहते हैं, और इसको पार्ट बी में रखा गया। उस समय विंध्य को भी पार्ट बी में रखा गया था, लेकिन आगे चल के विंध्य को बघेलखंड और भोपाल के साथ मिलाकर पार्ट सी में रख दिया गया। और 1947 से लेके 1956 तक अब ऐसे 3 भाग एमपी में हमें देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। ये थी भाई आज की हमारी क्लास। इसका रिवीजन आपको कल एक बार और करना है सुबह। देन फिर कल वाली जो रात की क्लास रहेगी उसमें मैं आपको इन तीनों क्षेत्रों के बारे में बातें बताऊंगा, फिर हम उसके बाद की चर्चा करेंगे। ओके, चलिए भाई आज की क्लास को यहीं खत्म हम कर रहे हैं। बहुत मजा आया, और इसी तरीके से भाई ये क्लास आपकी रहने वाली है। देखो इसकी जो पीडीएफ है वो आज नहीं मिलेगी आपको, वो कल जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा कल हम जो है वो एक बार में आपको पीडीएफ देंगे। अगर आपको फिर से देखना है तो आप वीडियो को स्पीड से देख के कवर अप कर लेना, ठीक है। चले भाई जल्दी से बताओ तो फिर क्लास को भाई वाइंड अप किया जाए, खत्म किया जाए, क्योंकि लगभग लगभग हमारी 1.5 घंटे की क्लास थी आज की। गुड नाइट संस्कार, गुड नाइट। बढ़िया रिवीजन कर लेना भाई कल इसका सब लोग, है ना। और बिल्कुल आस्था। ओके, चलिए तो मैं यहाँ से क्लास खत्म कर रहा हूँ, एंड कल मिलते हैं। कल सुबह फिजिक्स की क्लास भी रहेगी। चलिए तो कल मिलते हैं दोस्तों। फिलहाल के लिए नमस्कार और ध्यान रखो अपना।